हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस नेक्स्ट लेक्चर ऑफ आवर जुलाई करंट अफेयर्स सीरीज जिसमें हम द हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं। ओके, आज का जो हमारा आर्टिकल है ये कहीं ना कहीं आपने सुना होगा, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, उसी से रिलेटेड है। आर्टिकल का जो टाइटल है, इट इज़ 5 करोड़ इंडियंस वेट व्हेन द कोर्ट टेक अ ब्रेक। ठीक है, ये आर्टिकल सिर्फ कोर्ट की वेकेशन के बारे में नहीं है। ये आर्टिकल जो है ब्रॉडली जुडिशियल पेंडेंसी, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स, राइट टू स्पीडी ट्रायल, जुडिशियल रिफॉर्म, एक्सेस टू जस्टिस, रूल ऑफ लॉ, इन सब पे बात करता है। इमेजिन करते हैं कि एक आदमी को पुलिस जो है वो अरेस्ट कर लेती है। उसका ट्रायल स्टार्ट होता है, लेकिन कोर्ट में केस जो है वो बार-बार पोस्टपोन होता है। 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए और तब तक वो जेल में ही रहता है। फाइनली बोल देता है कोर्ट कि एविडेंस नहीं मिला। तो उसके ये 15 साल कौन वापस करेगा? इसको कहते हैं जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। आर्टिकल इसी प्रॉब्लम को हाइलाइट करता है। अब व्हाई इज़ दिस न्यूज़? ये न्यूज़ में व्हाई दिस इज़ इन न्यूज़, ठीक है? 17 जुलाई 2026 के आसपास सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का समर वेकेशन पर थे, ठीक है? सिर्फ वेकेशन बेंचेस जो हैं वो मैटर सुन रही थी। इसी समय एडिटोरियल ने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उठाया। जब देश में 5 करोड़ से ज़्यादा केसेस पेंडिंग हैं, तो क्या पूरा जुडिशियल सिस्टम एक साथ स्लो हो जाना चाहिए? यही डिबेट यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, पहले हम कोशिश करते हैं कि इंडियन जुडिशरी को थोड़ा समझें। तो इंडिया में कोर्ट का बेसिस होता है सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं और फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं। हर डिस्प्यूट यहीं सॉल्व होता है। मर्डर, डाइवोर्स, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, लैंड डिस्प्यूट सारे, बेल, इलेक्शन डिस्प्यूट सारे, ठीक है? अगर कोर्ट एफिशिएंट नहीं होंगे तो पूरा डेमोक्रेसी वीक हो जाएगा। अब व्हाई जुडिशरी इज कॉल्ड गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? जुडिशरी को गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है। जुडिशरी का काम सिर्फ पनिशमेंट देना नहीं है, उसका काम है कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना, सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना, गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रखना। इसलिए जुडिशरी को कहते हैं गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ध्यान रहे, हम जैसे-जैसे पढ़ेंगे हम पिछले पॉइंट्स भी रिवाइज़ करते चलेंगे और एट द एंड भी हमको जहाँ मौका मिलेगा हम समराइज़ करेंगे चीज़ें, ठीक है? इसीलिए जुडिशरी को गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है और सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं सेंटिनल ऑन द क्वी वाई, ऑलवेज अलर्ट प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है? हमने देखा कि जुडिशरी को गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं? सिर्फ पनिशमेंट देने का काम नहीं है। गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रखना, सिटीज़न के फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करना और कॉन्स्टिट्यूशन को ओवरऑल प्रोटेक्ट करना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। करंट सिचुएशन क्या है इंडियन कोर्ट का? व्हाट इज़ द करंट सिचुएशन? करंट सिचुएशन में आर्टिकल एक शॉकिंग डेटा देता है। एंड ऑफ 2025 तक टोटल पेंडिंग केसेस 5.39 लाख करोड़, उससे भी ज़्यादा थे। इसका ब्रेकअप करें तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 4.76, 4.8 मान लीजिए, 4.8 करोड़ केसेस देखने को मिलते हैं, है ना? और हाई कोर्ट्स में 63 लाख केसेस देखने को मिलते हैं और सुप्रीम कोर्ट में 92,000 केसेस देखने को मिलते हैं, ठीक है? टोटल अगर इनका ऐड करें तो 5.39 जो करोड़ केसेस हैं वो पेंडिंग है। इमेजिन करो, ये सिर्फ नंबर नहीं है, हर केस के पीछे एक फैमिली, एक बिज़नेस, कोई विक्टिम, कोई अक्यूज़्ड, एक प्रॉपर्टी, कोई लाइवलीहुड, ये डिपेंड करता है। मतलब करोड्स ऑफ लाइफ जो हैं वो वेट कर रही हैं आज, ठीक है? पेंडेंसी का क्या मतलब होता है? जुडिशियल पेंडेंसी का क्या मतलब होता है? मतलब कोर्ट के पास इतने केसेस आ गए हैं कि वो उन्हें टाइमली डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? दैट इज़ जुडिशियल पेंडेंसी। सबसे पहले हमने क्या देखा? आर्टिकल जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड के बारे में बात करता है। फिर बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो जुडिशरी है उसको गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो क्या सिर्फ पनिशमेंट देना है? नहीं, उसके अलावा गवर्नमेंट को डेमोक्रेसी के अंदर रखना, लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना, उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना जुडिशरी का काम है, इसीलिए उसको गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। उसके बाद में हमने देखा केस पेंडेंसी की 5.39 लाख जो करोड़ केसेस हैं, वो पेंडिंग हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अराउंड 4.76 लाख करोड़ पेंडिंग है। कुछ लैक्स जो हैं वो हमारी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, 63 लाख, 64 लाख आस-पास और बचे हुए कुछ 92,000 सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। मतलब करोड़ों जो लाइव्स हैं वो वेट कर रही हैं जस्टिस के लिए, ठीक है? गवर्नमेंट एस्टिमेट की बात करें इसमें, तो एक स्टडी के अकॉर्डिंग करंट स्पीड पर अगर नए केसेस आना बंद भी हो जाएँ, तो भी जो एक्जिस्टिंग बैकलॉग है, उसको कवर करने के लिए 300 साल लग सकते हैं। 300 इयर्स। ये जो आर्टिकल है, ये इसी पॉइंट को हाइलाइट करता है। मतलब अगर नए केसेस होने भी बंद हो गए, तो भी जो बचे हुए हैं, उनको कंप्लीट करने के लिए भी 300 साल लगेंगे। ठीक है? हाँ, अब समर वेकेशन का क्या इश्यू है, हम ये देखते हैं। ये समर वेकेशन का क्या इश्यू है?
अब आर्टिकल का मेन इशू है ही है, हर साल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो समर वेकेशन पर चले जाते हैं। लेकिन वेकेशन का मतलब कोर्ट कंप्लीटली बंद नहीं होता, सिर्फ वेकेशन बेंचेस काम करती हैं। ये सिर्फ अर्जेंट मैटर सुनती है, नॉर्मल केसेस जो हैं वो रुक जाते हैं। अब एडिटोरियल क्या क्वेश्चन रेज़ करता है? आर्टिकल बोलता है कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि जजेस हॉलिडे लेते हैं। प्रॉब्लम ये है कि ऑलमोस्ट सब जज एक ही टाइम पर लीव लेते हैं। रिज़ल्ट इससे क्या होता है कि इंस्टीट्यूशन की वर्किंग जो है वो स्लो हो जाती है। अगर ईज़िली इसको समझने की कोशिश करें तो इमेजिन करो एम्स हॉस्पिटल, 100 डॉक्टर्स हैं वहाँ पे, सब एक ही दिन हॉलिडे ले लेंगे तो हॉस्पिटल टेक्निकली ओपन रहेगा, इमरजेंसी डॉक्टर रहेंगे, लेकिन नॉर्मल पेशेंट का क्या होगा? ऑपरेशंस का क्या होगा? अपॉइंटमेंट्स का क्या होगा? एग्ज़ैक्टली वही। यही आर्टिकल में बताया गया है, ठीक है? कॉलोनियल लेगेसी क्या थी इसके पीछे? क्या हुआ था कि आर्टिकल एक इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल पॉइंट भी बताता है। ये कहता है कि ब्रिटिश पीरियड में इंग्लिश जजेस इंडियन समर्स टॉलरेट नहीं कर पाते थे, तो वो इंग्लैंड या हिल स्टेशन चले जाते थे। इसलिए लॉन्ग समर वेकेशन जो है वो शुरू हुए। अब क्वेश्चन आता है कि इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया है, क्लाइमेट एडेप्टेशन बदल गया है, टेक्नोलॉजी आ गई है, एसी कोर्ट्स आ गए हैं, तो क्या कॉलोनियल कैलेंडर आज भी कंटिन्यू रहना चाहिए? ये आर्टिकल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? कॉलोनियल इंस्टीट्यूशन का रिफॉर्म होना चाहिए। ये एक रिकरिंग जो है यूपीएससी थीम देखने को मिलती है। ये डिफेंस, टेक्नोलॉजी सब में हमको देखने को मिलती है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब जजेस क्या लेज़ी हैं? ऐसा है? बिल्कुल भी नहीं। ये आर्टिकल क्लियर बोलता है कि इंडियन जजेस वर्ल्ड के मोस्ट ओवरवर्क्ड जजेस में से एक हैं। डेली हंड्रेड्स ऑफ फाइल्स, आर्ग्यूमेंट्स, ऑर्डर्स, जजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ये सब करना पड़ता है उनको। और वेकेशन के टाइम भी जजेस जो हैं वो मोस्टली रिजर्व्ड जजमेंट्स लिखते हैं, रिसर्च करते हैं, केस प्रिपेयर करते हैं। तो इश्यू हॉलिडेज़ नहीं है, इश्यू है कलेक्टिव हॉलिडे। ठीक है कि एक साथ छुट्टी सब ले लेते हैं, ये थोड़ा दिक्कत करता है, इंस्टीट्यूशन जो है वो स्लो पड़ जाता है। रिजर्व्ड जजमेंट क्या होता है? यूपीएससी कीवर्ड है आपके लिए ये। ओके, रिजर्व्ड जजमेंट क्या होता है? देखते हैं। ओके, तो कभी-कभी कोर्ट जो है वो हियरिंग कंप्लीट कर लेता है, लेकिन जो डिसीजन है वो इमीडिएटली नहीं देता। जज जो है लेटर अपना डिसीजन लिखते हैं और उससे कहते हैं कि उसे हम लोग जो हैं वो रिजर्व जजमेंट कहते हैं। ये वेकेशन के ड्यूरिंग जो है लिखे जाते हैं। देन व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम है इंस्टीट्यूशनल कंटिन्यूटी। कोर्ट को भी हॉस्पिटल, पुलिस, फायर ब्रिगेड की तरह कंटिन्यूअस इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। जस्टिस जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस होनी चाहिए, ठीक है? ओके, बिगेस्ट विक्टिम इसके कौन होते हैं? सबसे ज़्यादा सफ़र कौन करता है? पुअर पीपल। व्हाई? क्योंकि रिच पर्सन लॉयर जो है वो अफ़ोर्ड कर सकता है, अपील्स फाइल कर सकता है, डिले सर्वाइव कर सकता है। पुअर लिटिगेंट्स जो होते हैं वो डेली वेज वर्कर होते हैं, मान लो अगर हैं तो उसके लिए हर जजमेंट पे पहुँचना, इनकम लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है, ट्रैवल एक्सपेंस इतना नहीं कर पाता और मेंटल स्ट्रेस तो एनीवे होता ही है, ठीक है? अगर हम अंडर ट्रायल प्रिज़नर्स की बात करें अगर अंडर ट्रायल प्रिज़नर्स की बात करें, तो आर्टिकल बोलता है कि इंडियन प्रिज़न में अप्रॉक्स 75% जो प्रिज़नर हैं, वो अंडर ट्रायल्स हैं। ये हमने प्रिज़न वाला भी जब एडिटोरियल किया था कि श्रीलंका में जो राइट्स हुए थे, तो हमने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी बात की थी कि हमारे यहाँ जो प्रिज़न है, वो 131% ओवर क्राउडेड है, कैपेसिटी से भी ज़्यादा क्राउडेड है और 75-76% केसेज़ ऐसे हैं ऐसे प्रिज़नर्स हैं जो अंडर ट्रायल्स हैं। तो ये यहाँ पे भी हमको देखने को मिलता है, ठीक है? मतलब ये है कि उनको कोर्ट ने गिल्टी प्रूव अभी किया नहीं है, फिर भी वो जेल में है ना? इसकी वजह से जो है वो प्रिज़न ओवरक्राउडिंग भी होती है और उसका भी हमने चेन रिएक्शन देखा कि ओवरक्राउडिंग होती है तो उसकी वजह से जो है स्पेसेस आपको एडेक्वेटली नहीं मिल पाते, हाइजीन जो है वो इंश्योर नहीं हो पाती, मेंटल स्ट्रेस डेवलप होता है, फ्रस्ट्रेशन डेवलप होती है एंड देन जो है लड़ाई झगड़े वाले केसेस भी हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है? वही श्रीलंका में भी हुआ। ओके। अब हमने देख लिया ये जो अंडर ट्रायल्स और कन्विक्ट में क्या फ़र्क होता है। कन्विक्ट का जो क्राइम है वो प्रूव हो गया होता है, अंडर ट्रायल्स का क्राइम अभी प्रूव नहीं हुआ होता, ठीक है? प्रिज़म्पशन ऑफ इनोसेंस ये क्रिमिनल लॉ का गोल्डन रूल है, एवरी पर्सन इज़ इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी ये आपने ज़रूर सुना होगा। लेकिन रियलिटी क्या है? कई अंडर ट्रायल सेंटेंस से भी ज़्यादा टाइम जेल में स्पेंड कर देते हैं। पनिशमेंट होती है मान लो 3 साल और ट्रायल डिले के चक्कर में 5 साल वो जेल में ही रहते हैं। नाउ दिस इज़ इनजस्टिस, है ना? कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल यहाँ पे हम देखें तो आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 21 सिर्फ जीना नहीं है, इसमें इंक्लूड है राइट टू स्पीडी ट्रायल भी। हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार वाले केस में हमने देखा था कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो स्पीडी ट्रायल की बात करती है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि स्पीडी ट्रायल भी एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है? क्या-क्या देखा अभी तक हमने?
सबसे पहले हमने देखा कि जस्टिस डिलेड एंड जस्टिस डिनाइड वाला कॉन्सेप्ट देखा था। फिर हमने वेकेशन में क्या प्रॉब्लम है, छुट्टी में जाना प्रॉब्लम है या फिर सब लोग छुट्टी में चले जाते हैं वो प्रॉब्लम है ना? हमने कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल्स भी देखे। अभी फ़िलहाल हमने आर्टिकल 21 की बात की। हमने कहा कि स्पीडी ट्रायल भी फंडामेंटल राइट का एक पार्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है इन हुसैन आरा खातून केस 1979, ठीक है? ये हमने देखा। हमने ये देखा कि हमारे यहाँ पे अंडर ट्रायल्स कितने ज़्यादा हैं, वो सब भी हमने देखा। फिर हमने ये भी देखा कि पुअर पे बर्डन ज़्यादा पड़ता है, रिच जो है वो अफ़ोर्ड कर सकते हैं। हमने थोड़ा कॉलोनियल लेगेसी के बारे में भी पढ़ा कि क्योंकि ब्रिटिशर्स गर्मी नहीं टॉलरेट कर पाते थे, तो वो हिल स्टेशन घूमने चले जाते थे और इसके लिए जो ये समर वेकेशन का कॉन्सेप्ट जुडिशरी में देखने को मिलता है। ठीक है? ओके। क्या होना चाहिए? इंस्टीट्यूशनल कंटिन्यूटी होना चाहिए, हमने ये भी देखा। ठीक है? ओके। जस्टिस डिलेड एंड जस्टिस डिनाइड हम ऑलरेडी देख चुके हैं, है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाई पेंडेंसी हैपेंस, ये पेंडेंसी जो है वो होती क्यों है? तो जजेस वैकेंसीज़ देखने को मिलती हैं हाई कोर्ट्स में, कई सीट्स वैकेंट हैं, तो कम जज होते हैं तो कम डिस्पोज़ल देखने को मिलता है और ज़्यादा पेंडिंग केसेस। दूसरा रीज़न क्या है? तो हम ये रीज़न देख रहे हैं कि पेंडेंसी क्यों होती है, ठीक है? व्हाट आर द रीज़न्स फॉर दिस पेंडेंसी? तो सबसे पहले हमने देखा कि वैकेंसीज़ ज़्यादा है। दूसरा रीज़न है कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला कंट्री है। नेचुरली जो डिस्प्यूट्स हैं वो भी यहाँ पे ज़्यादा होंगे। देन तीसरा रीज़न है कि गवर्नमेंट जो है वो लार्जेस्ट लिटिगेंट है। गवर्नमेंट ही लार्जेस्ट पार्टी है कोर्ट केसेज़ में। टैक्स, लैंड, सर्विस, पेंशन, कॉन्ट्रैक्ट सब कोर्ट पहुँच जाते हैं। ठीक है? तो तीसरा है कि गवर्नमेंट इज़ द लार्जेस्ट लिटिगेंट। फोर्थ रीज़न इसका क्या है? फोर्थ रीज़न इसका क्या है? ओके, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है। उससे पहले एडजर्नमेंट, लॉयर्स जो हैं वो रिपीटेडली डेट माँगते रहते हैं, केस डिले होता रहता है ना? फिर पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, कोर्ट रूम्स में कम स्टाफ है, टेक्नोलॉजी कम है, डिजिटाइज़ेशन वो भी इनकम्प्लीट है। फिर कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स देखने को मिलते हैं। अपील करो, फिर रिव्यू करो, फिर क्यूरेटिव एग्ज़ीक्यूशन बहुत लंबा प्रोसेस है। सिविल केसेज़ में कभी-कभी डिकेड्स तक चला जा सकता है ये, ठीक है? तो क्या-क्या रीज़न देखे पेंडेंसी के? पहली बात तो वैकेंसी है, दूसरी बात पॉपुलेशन ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है ना? एडजर्नमेंट जो है फ्रीक्वेंट एडजर्नमेंट्स देखने को मिलते हैं, जो लॉयर्स हैं वो बार-बार डेट्स माँगते रहते हैं, ठीक है? और प्रोसीजर बहुत कॉम्प्लेक्स है, ये रीज़न हमने देखे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे एडिटोरियल क्या सजेस्ट करता है? एडिटोरियल ये नहीं कहता ना कि वेकेशन हटाओ। अ, वो कहता है कि जजेस डिज़र्व रेस्ट, वो भी बोलता है फ़ेवर में। और कहते हैं कि लीव को जो है वो स्टैगर करो। व्हाट इज़ स्टैगर्ड लीव? मतलब जो 100 जजेस हैं करंट सिस्टम में, उनमें से जो है कुछ जजेस को छुट्टी दो, कुछ को रख लो, तो इंस्टीट्यूशन कभी स्लो नहीं होगा। एग्ज़ैक्टली हॉस्पिटल के जैसे रोस्टर बनते हैं उसी तरह से, ठीक है? ओके। तो अबॉलिश नहीं होना चाहिए, स्टैगर्ड जो है वेकेशंस हम फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ कमिटी के रिकमेंडेशन देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी। कमिटी ने रिकमेंड किया कि एंटायर कोर्ट एक साथ वेकेशन पर नहीं जाना चाहिए, रोटेशनल सिस्टम होना चाहिए। बट क्या सिर्फ वेकेशन चेंज करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? नहीं। एडिटोरियल में कहा गया है कि ये सिर्फ सिम्पटम है, रियल डिज़ीज़ तो जुडिशियल बैकलॉग है। बिगर सॉल्यूशन ये है कि कोर्ट के बाहर डिस्प्यूट सॉल्व करो। इसको कहते हैं एडीआर। आपने अपने जो पॉलिटी के चैप्टर्स में अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। ठीक है? इसको बोलते हैं एडीआर। एडीआर का मतलब कोर्ट के बिना डिस्प्यूट सॉल्व करना। जैसे मीडिएशन हो गया, एक मीडिएटर होता है, दोनों पार्टीज़ को बैठकर सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। कोई विनर नहीं, कोई लूज़र नहीं, है ना? मीडिएशन से सॉल्व हो जाता है। दूसरा आर्बिट्रेशन भी आता है हमारे पास में एडीआर का मैकेनिज़्म, ठीक है? आर्बिट्रेशन में क्या होता है, एक आर्बिट्रेटर होता है, वो डिसीजन लेता है, मोस्टली कमर्शियल डिस्प्यूट्स में। कंसिलिएशन भी होता है, मीडिएटर से भी एक्टिव रोल, सॉल्यूशन सजेस्ट करते हैं। लोक अदालत्स देखने को मिलती है हमको अंडर लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987, उसके बेस पे बनी थी एंड दे आर बेस्ड ऑन फास्ट, चीप एंड नो लेंथी ट्रायल्स, ठीक है? आर्टिकल बताता है कि लोक अदालत ने करोड़्स ऑफ केसेज़ जो हैं वो सेटल किए हैं। इससे पता चलता है कि एडीआर भी इफ़ेक्टिव है। एडीआर क्या इन्होंने सॉल्यूशन दिया कि कोर्ट के बाहर भी जो है चीज़ें सॉल्व होनी चाहिए। अल्टरनेट डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन हम फ़ॉलो कर सकते हैं। हमने उसमें देखा कंसिलिएशन, मीडिएशन, हमने उसमें देखा ये आर्बिट्रेशन, हमने उसमें देखा लोक अदालत के बारे में जो कि स्पीडी, फास्ट एंड चीप जो है सेटलमेंट्स करती हैं, दे आर प्रिटी मच इफ़ेक्टिव, ठीक है? मीडिएशन एक्ट 2023 भी है हमारे पास में। ऑब्जेक्टिव है कोर्ट जाने से पहले सेटलमेंट ट्राई करो। वही फास्ट, चीप और रिलेशनशिप जो है वो प्रिज़र्व रहते हैं।
कोर्ट पे बर्डन कम रहता है, ठीक है। टेक्नोलॉजी का रोल भी इन्होंने बताया कि फ्यूचर जुडिशरी जो है वो डिजिटल होनी चाहिए। ई-कोर्ट्स, वर्चुअल हियरिंग, ई-फाइलिंग, नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड ये सब होना चाहिए और एआई का भी असिस्टेंस होना चाहिए विद जुडिशियल ओवरसाइट ऑफ कोर्स, ह्यूमन इन लूप और यहाँ पे हम लिख सकते हैं जजेस इन लूप, ठीक है। टेक्नोलॉजी स्पीड बढ़ा सकती है, लेकिन जज के लीगल रीज़निंग और जुडिशियल डिस्क्रिशन का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। तो देयर शुड ऑलवेज़ बी अ जज इन लूप और जजेस इन लूप, ठीक है? आप एआई की मदद ले सकते हैं, वो आपकी मदद कर सकती है, लेकिन डिपेंड नहीं हो सकते उस पे, ठीक है? ओके। अब रिटायर्ड जज का क्या रोल होता है, इसके बारे में थोड़ा-सा देख लेते हैं। व्हाट इज़ द ये कुछ कमिटीज़ और भी हमारे पास में लॉ कमीशन जो है वो बोलता है कि जुडिशियल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएँ, है ना? कोर्ट मैनेजमेंट को इंक्रीज़ करें, अननेसेसरी डिलेज़ को जो है वो रिड्यूस करें। फिर हमारे पास जस्टिस मलिमत कमिटी भी देखने को मिलती है। ये जो है थोड़ा और बेटर क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन सजेस्ट करते हैं, रिकमेंड करते हैं। फास्टर ट्रायल्स जो है रिकमेंड करते हैं, ओके? उसके बाद में हम आते हैं रोल ऑफ रिटायर्ड जजेस पे, ठीक है? एडिटोरियल एक इनोवेटिव आइडिया देता है, कहता है कि रिटायर्ड जजेस ऑलरेडी एक्सपीरियंस होते हैं, वो हेल्प कर सकते हैं इन केस मैनेजमेंट, पेंडेंसी मॉनिटरिंग, ट्रिब्यूनल्स वगैरह में, जुडिशियल रिफॉर्म्स में और मेंटोरिंग में भी कर सकते हैं। तो ये कुछ सजेशन हैं जो इन्होंने दिए हैं। टेक्नोलॉजी एज़ अ सॉल्यूशन भी हमने देख लिया है। ये कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हैं, ई-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट, नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और ये न्याय बंधु मीडिएशन 2023, टेली लॉ स्कीम और लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 जिसके अंदर हमको लोक अदालत देखने को मिलती हैं, ठीक है। हुँ। चैलेंजेस क्या-क्या हैं हमने ऑलरेडी देख लिया है। कुछ इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस भी हैं जो हम अडॉप्ट कर सकते हैं। जैसे यूनाइटेड किंगडम में जो है वो कंटीन्यूअस कोर्ट फंक्शनिंग रहती है। जजेस जो है वो स्टैगर्ड लीव लेते हैं। दिस वी कैन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम। सिंगापुर में भी मीडिएशन कल्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। डिजिटल कोर्ट्स देखने को मिलती हैं। एफिशिएंट केस मैनेजमेंट देखने को मिलता है। और ऑस्ट्रेलिया में भी एडीआर जो है वो काफ़ी यूज़ होता है, टेक्नोलॉजी काफ़ी यूज़ होती है। ठीक है? व्हाट आर द वे फॉरवर्ड्स? वे फॉरवर्ड्स इसके क्या हैं? सबसे पहले जुडिशियल वैकेंसीज़ जल्दी फिल करना, स्टैगर्ड वेकेशन को इंट्रोड्यूस करना, जो कि हमने यूके में भी देखी थी। कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करना, एडीआर मैकेनिज़्म को इम्प्रूव करना, जो कि हमको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है, ठीक है? उसके बाद में और क्या करेंगे हम, मीडिएशन एक्ट 2023 को और इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट करेंगे। गवर्नमेंट लिटिगेशन को रिड्यूस करेंगे क्योंकि इतना ज़्यादा पेंडेंसी होने की वजह एक हमने ये भी देखी थी कि गवर्नमेंट इज़ द लार्जेस्ट लिटिगेटर, ठीक है? फिर टेक्नोलॉजी ड्रिवन जस्टिस डिलीवरी को भी हम एक्सपेंड कर सकते हैं। जो कि हमको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलती है और अंडर ट्रायल प्रिजनर के केसेस को प्रायोरिटी देना और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो हैं उनको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना। हमने देखा 4.67 करोड़ के जो केसेस हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में ही पेंडिंग है, ठीक है? तो ये हमारा आर्टिकल है। ओके। तो आई थिंक आपको समझ आ गया हो कि हमने चीज़ें जो है काफ़ी अच्छे से पढ़ी। हमने जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड के बारे में देखा, हमने स्टैगर्ड वेकेशन के बारे में देखा, हमने बोला कि जो इंस्टीट्यूशनल कंटिन्यूटी है वो होनी चाहिए। प्रॉब्लम ये नहीं है कि वेकेशन लेते हैं, प्रॉब्लम ये है कि एक साथ वेकेशन ले लेते हैं, ये प्रॉब्लम है। फिर हमने देखा कि पेंडेंसी के क्या-क्या रीज़न हैं, फिर हमने देखा कि हम क्या-क्या कर सकते हैं, इंटरनेशनली कहाँ-कहाँ से इंस्पिरेशन ले सकते हैं, ये हमने देखा। हमने कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल भी देखा और कुछ कमिटीज़ की भी बात की, ठीक है? तो दिस वाज़ अबाउट आवर आर्टिकल। लेट्स जस्ट सॉल्व आवर प्रीलिम्स क्वेश्चन। व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल डायरेक्ट्स द स्टेट टू एन्श्योर इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड? तो ये हमने देखा था कि आर्टिकल जो सी इसमें नहीं देखा हमने ओके हाँ, हमने पढ़ा नहीं लेकिन डीपीएसपी का जो 39 ए है, वो जो है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की बात करता है। इट इज़ आर्टिकल 39 ए, इट्स अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है? ओके, फिर व्हिच लैंडमार्क जजमेंट रिकॉग्नाइज द राइट टू स्पीडी ट्रायल अंडर आर्टिकल ये 21? तो ये हमने हुसैन आरा खातून 1979 केस देखा था। फिर लोक अदालत जो है वो किस एक्ट के अंदर आती हैं? तो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंदर आती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म? मीडिएशन था, यस। आर्बिट्रेशन था, यस। कंसिलिएशन था, यस। जुडिशियल रिव्यू नहीं, ये एडीआर का जो है कंपोनेंट नहीं है, ठीक है? Okay. Next question is, consider the following statements. Article 21 includes the right to speedy trial. Yes. Hussain Ara Khatun case 1979. Government is one of the largest litigants. Yes. Government is one of the largest litigants. और क्या रीज़न थे? हमने देखा पॉपुलेशन ज़्यादा है, हमने ये भी देखा कि जो वैकेंसीज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं और हमने ये भी देखा कि गवर्नमेंट जो है इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट लिटिगेंट, ठीक है? ये हमने देखा था। फिर थर्ड है, एडीआर मैकेनिज्म हेल्प रिड्यूस जुडिशियल पेंडेंसी? येस, ऑफ कोर्स। तो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। ये आपका मेंस का क्वेश्चन है। Justice delayed is justice denied. Example, examine the
causes of judicial pendency in India and evaluate the role of ADR in improving access to justice. ठीक है, ये आप लिख के ट्राई कर सकते हैं. Next question is the challenge of judicial pendency in India requires structural reforms beyond merely increasing the number of judges. Discuss. ये भी आप लिख के ट्राई कर सकते हैं. And discuss whether staggered judicial vacation, judicial infrastructure reforms, and greater reliance on technology can significantly improve India's justice delivery system. ये भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. ये कुछ कीवर्ड्स हैं. आई ऑलवेज ट्राई कि आई गेट सम कीवर्ड्स. आई लव टू कलेक्ट कीवर्ड्स. तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं. यू कैन जस्ट यूज देम इन योर मेंस आंसर. एनीवे, अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरीके से अच्छी लगी हो, हेल्प किया हो इस वीडियो ने आपको, so you can like this video and subscribe to this channel. It's a new initiative, and yeah, keep learning. Thank you so much.